नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। ताजमहल नाम सुनते ही क्या याद आता है? एक चमकती हुई सफेद इमारत और एक अमर प्रेम कहानी, राइट? लेकिन इस जानी मानी और बेहद रोमांटिक छवि के पीछे एक बहुत ही अलग और शायद थोड़ी छिपी हुई सच्चाई भी है। तो आज हम उसी खोई हुई दुनिया को डिकोड करेंगे और ताज की असली कहानी समझेंगे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20,000। सन 1631 में जब शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस मकबरे की नींव रखी तो इसका पैमाना इतना बड़ा था कि इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूरों की जरूरत पड़ी थी। और बात सिर्फ मजदूरों की गिनती की नहीं है। निर्माण के उन 20 सालों तक इन मजदूरों को ठहराने के लिए वहां जमीन पर एक पूरा का पूरा नया शहर ही बस गया था। सोचिए, एक इमारत को बनाने का ये कितना अविश्वसनीय पैमाना था। तो आज हम इस पूरी कहानी की तह तक जाएंगे। हम इस ग्रैंड इल्यूजन यानी भव्य भ्रम से लेकर इसकी कमाल की इंजीनियरिंग, लाल बलुआ पत्थर के इतिहास, ब्लैक ताज के उस मशहूर मिथक और आज इस ऐतिहासिक इमारत पर मंडरा रहे खतरों को डीकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द ग्रैंड इल्यूजन की, यानी वो भव्य भ्रम जिसे आज दुनिया सच मानती है। हम सब यही मानते हैं ना कि ताजमहल पूरी तरह से ठोस सफेद संगमरमर से बना है जो अपनी चमक से सबको चकाचौंध कर देता है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। करीब 115 फुट ऊंची यानी लगभग 20 मंजिला इमारत जितनी बड़ी ये संरचना अंदर से सिर्फ ईंटों के एक साधारण ढांचे से बनी है। जी हाँ, सिर्फ ईंटों का एक कोर, और उसके ऊपर बड़ी ही चालाकी से सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन की परत चढ़ाई गई है। और अगर बात करें इसके खर्च की, तो अगर ताजमहल आज के समय में बनता तो इसकी कीमत $1 अरब से भी ज्यादा होती। $1 अरब। बेशक शाहजहां ने इसे मुमताज महल की याद में बनवाया था, लेकिन सच कहे तो इतना भारी भरकम खर्च सिर्फ प्यार की निशानी नहीं था। ये उनके असीम अहंकार, तानाशाही और दुनिया को अपनी बेहिसाब ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा और ऊंचा सबूत भी था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस धरती पर स्वर्ग को आखिर खड़ा कैसे किया गया? यही हमारा दूसरा पड़ाव है, इंजीनियरिंग एन अर्थली पैराडाइज। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस विशाल महल को यमुना नदी के बिल्कुल रेतीले और खिसकते तट पर बनाया जाना था। नदी किनारे की रेतीली जमीन खोदते ही पानी से भर जाती थी। तो शाही इंजीनियरों ने क्या किया? उन्होंने एक गजब का जुगाड़ निकाला। मजदूरों ने ठोस जमीन मिलने तक गहरे कुएं खोदे, फिर उन कुओं को पत्थरों और मलबे से ठसाठस भर दिया। इसके बाद इसी मजबूत बेस के ऊपर एक विशाल नींव खड़ी की गई। इसी कमाल के इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ने इतने भारी भरकम ढांचे को दलदली जमीन में धंसने से बचा लिया। और जरा इन चीजों पर ध्यान दीजिए, आटा, शीरा, नींबू, संगमरमर की धूल और फलों का रस। सुनकर लगता है जैसे किसी बेकरी में कोई केक बेक होने वाला है ना? लेकिन नहीं, ये 300 साल से भी ज्यादा पुरानी गारा या मोर्टार बनाने की पारंपरिक रेसिपी है। लेबोरेटरी टेस्ट ने साबित किया है कि 17वीं शताब्दी के निर्माण साइट पर इस्तेमाल हुई ये अजीबोगरीब रेसिपी इतनी असरदार थी कि वो आज भी इस पूरी इमारत को मजबूती से जकड़े हुए है। बिल्कुल कमाल की बात है। अब इस मजबूत ढांचे के ऊपर जो बारीक खूबसूरती उकेरी गई उसे पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं। शाहजहां ने इसके लिए खास यूरोप से कारीगर बुलवाए थे। इसमें होता क्या है कि कोरल और लैपिस लजूली जैसे बेहद कीमती रंग बिरंगे पत्थरों को संगमरमर में इतनी सफाई से जड़ा जाता है कि वो बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं। और इन फूलों के डिजाइन्स का एक गहरा मकसद भी था। ये इस्लाम में बताए गए जन्नत के बागों का साक्षात प्रतीक थे। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और अपने तीसरे हिस्से पर चलते हैं, द रेड सैंडस्टोन एंसेस्ट्री। क्योंकि ताजमहल का आइडिया कोई ऐसा विचार नहीं था जो रातों रात आ गया हो। ये मुगल आर्किटेक्चर के एक लंबे विकास का नतीजा था। वास्तुकला की यह वंशावली शाहजहां के दादा अकबर महान से शुरू होती है। 1569 में अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से भव्य फतेहपुर सीकरी बनवाई। फिर 16वीं सदी के आखिर में आगरा फोर्ट का विस्तार हुआ और इसी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही शानदार परंपरा ने 1631 में जाकर ताजमहल का रूप लिया। लेकिन इन दोनों शासकों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अकबर की सोच काफी समावेशी थी। उन्होंने लाल बलुआ पत्थर चुना और हिंदू तथा इस्लामी शैलियों का बेहतरीन मेल मिलाप किया, जैसे फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास। लेकिन शाहजहां, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था।
उन्हें चाहिए था सफेद संगमरमर, एकदम परफेक्ट सिमेट्री और एक समान दिखने वाला सौंदर्य। उन्होंने विविधता की जगह एक बहुत ही सख्त और कड़े नियम वाले डिजाइन को चुना। और यहीं पर एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है कि ताजमहल सिर्फ एक इंसान के दुख का नतीजा नहीं है, बल्कि ये दो विरोधी सभ्यताओं के संगम से पैदा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। भले ही शाहजहां का विजन सफेद संगमरमर का था, लेकिन इस स्मारक को हकीकत में बदलने का काम भारत के उन बेजोड़ हिंदू कारीगरों ने किया जो पीढ़ियों से पत्थर तराशने में माहिर थे। ये पूरी तरह से एक क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन था। चलिए अब इस कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ पढ़ते हैं। हमारा चौथा पॉइंट, द ब्लैक ताज मिथ। अगर आप कभी वहां गए हैं तो गाइड्स अक्सर बड़े ही चाव से एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि शाहजहां नदी के ठीक दूसरी तरफ, बिल्कुल ताज के सामने, अपने लिए काले संगमरमर का एक हूबहू मकबरा बनवाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, उनके बेटे ने तख्ता पलट कर दिया और शाहजहां को अपने आखिरी दिन आगरा फोर्ट में एक बंदी की तरह गुजारने पड़े, जहां से वो सिर्फ दूर से अपनी इस महान रचना को निहार सकते थे। सुनने में बहुत ही ट्रैजिक लगता है ना? लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई कुछ और ही है। जब पुरातत्वविदों ने नदी के उस पार खुदाई और जांच की, तो उन्हें किसी दूसरे मकबरे या काले संगमरमर की नींव के कोई सबूत नहीं मिले, बल्कि उन्हें सबूत मिले मेहताब बाग यानी द मूनलाइट गार्डन के। कोई दूसरी इमारत नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशाल और बारीकी से प्लान किया गया बगीचा। अब शाहजहां का असली दिमाग देखिए। इस मेहताब बाग को ताजमहल के बिल्कुल सीध में डिजाइन किया गया था, ताकि ये नदी के पानी और बदलती रोशनी का इस्तेमाल कर सके। जब रात में चांदनी यमुना के पानी पर पड़ती, तो उसमें सफेद ताजमहल की एक गहरी परछाई बनती थी, और यही परछाई पानी में एक फैंटम या काले ताज जैसी दिखती थी। शाहजहां असल में कुदरत के साथ खेलकर एक गजब का ऑप्टिकल इल्यूजन बना रहे थे, ताकि उनके मेहमान इस धरती पर जन्नत को देखकर बस दंग रह जाएं। इतिहास की इन भव्य कहानियों और चमत्कारों से निकलकर अब जरा आज की कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। हमारा आखिरी हिस्सा, अ फेडिंग मास्टरपीस। सच तो ये है कि आज ताजमहल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इस पर मंडरा रहे खतरे बहुत ही असली और गंभीर हैं। औद्योगिक प्रदूषण की वजह से वो चमकने वाला सफेद संगमरमर अब धीरे धीरे पीला और फीका पड़ रहा है। कई जगहों से वो बेशकीमती पत्थर गायब हैं, और हर साल जो लाखों टूरिस्ट्स वहां आते हैं, कभी-कभी तो एक ही दिन में 20 हजार, वो इस सदियों पुराने ऐतिहासिक ढांचे पर लगातार एक भारी दबाव डाल रहे हैं। एक बहुत बड़ा संरक्षण का संकट है। और यही चीज हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या असीम तानाशाही अहंकार और अमर प्रेम का ये सबसे बड़ा स्मारक आज की इस आधुनिक दुनिया के निर्दयी दबावों को झेल पाएगा? क्या ये बचेगा, या आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा।